2024 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था। लेकिन इसी दिन इंडिया में कर्नाटका के बेंगलोर के एक इलाके कामाक्षी पल्ल्या से एक डिलीवरी बॉय गुजर रहा था और जब वो गुजर रहा था तो उसको रास्ते में एक नाले के बीच एक लाश पड़ी मिली, जिसके पास बहुत से कुत्ते थे जो उस लाश को नोच रहे थे। ये देखकर वो फौरन पुलिस को कॉल करता है और पुलिस आके उस लाश को ले जाती है। पुलिस को उस लाश से ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे उसकी शिनाख्त हो सके, तो बेंगलोर पुलिस आसपास के सभी पुलिस स्टेशन से ये पूछती है कि क्या कोई 30 से 35 साल के नौजवान की मिसिंग रिपोर्ट कहीं पर दर्ज हुई है। तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, एक पुलिस स्टेशन में ऐसे ही शख्स की मिसिंग रिपोर्ट आई है जिसका नाम है रेणुका स्वामी, और ये रिपोर्ट 8 जून को दर्ज की गई थी। अब पुलिस उसकी फैमिली को बुलाकर उस लाश की पहचान करने के लिए कहती है और उसकी माँ फौरन पहचान जाती है कि हाँ, ये मेरा बेटा है। अब ये पूरी कहानी क्या है ये मैं आपके सामने रखता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और ट्रैक मिस्ट में आपका स्वागत है। रेणुका स्वामी अपोलो फार्मेसी में डिलीवरी बॉय का काम करता था और वो 8 जून से गायब था और 9 जून को पुलिस को उसकी लाश मिली। अब लाश की शिनाख्त हो चुकी थी तो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है वो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी थी। विक्टिम की जुबान काट दी गई थी, जबड़ा टूटा था, बॉडी पर बस रॉड और बेल्ट के घाव के निशान थे। मतलब मरने वाले को तड़पा तड़पा कर मारा गया था और ये सारे निशान एंटीमॉर्टम थे। एंटीमॉर्टम निशान वो होते हैं जो मौत से पहले इंसान को दिए जाते हैं और पोस्टमार्टम वो जो मौत के बाद। यानी ये सब रेणुका के साथ तब हुआ था जब उसमें जान थी। अब पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। ना उसकी किसी से दुश्मनी थी, ना लड़ाई झगड़ा, बहुत ही सीधा साधा लड़का था। तो पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसने मारा और मारने वाले का क्या मोटिव था। साथ ही पुलिस अच्छे से जांच भी नहीं कर रही थी क्योंकि ये कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं था जो मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचे। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो पुलिस ने भी सोचा नहीं था। 10 जून को 3 लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और कहते हैं कि रेणुका स्वामी का कत्ल हमने किया है। और ये चीज पुलिस को काफी हैरान कर देती है क्योंकि कोई भी कातिल होगा वो कत्ल करने के बाद पुलिस से भागता है, साजिशें करता है, पुलिस को गुमराह करता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा था। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है और ना ही किसी पर शक है और अचानक 3 लोग आकर अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं। पुलिस ने पूछा कि मोटिव क्या था मारने का, तो उन्होंने कहा कि पैसों को लेकर झगड़ा था इसलिए मार डाला। अब पुलिस भी सच मान जाती है कि अच्छा है, बैठे बैठे काम हो गया और उनको उठाकर लॉकअप में डाल देती है। लेकिन इत्तेफाक से इस इलाके के एसीपी इस केस पर नजर रखे थे और उनको ये सब देखकर कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वो पर्सनली खुद इनसे अलग अलग करके पूछताछ करते हैं और इन तीनों के बयान भी अलग अलग होते हैं। एसीपी समझ जाते हैं कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो इनकी कॉल डिटेल्स चेक करवाते हैं और उन सब नंबर्स में से एक नंबर ऐसा सामने आता है जो पुलिस को चौंकाने के लिए काफी था, क्योंकि वो नंबर कन्नड़ इंडस्ट्री के चैलेंजिंग स्टार दर्शन थोगुदीपा का था। अब पुलिस का माथा ठनका कि यार कुछ तो गड़बड़ है। अब एसीपी उनसे दोबारा से पूछताछ करते हैं और इस बार वो उनसे तसल्ली से पूछताछ करते हैं और उनमें से एक पुलिस की खातिरदारी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और टूट जाता है। अब उसने सच बोलना शुरू किया, एक ऐसा सच जिसने पूरे कन्नड़ में कोहराम मचा दिया। साल 1990 में दर्शन ने कन्नड़ इंडस्ट्री में अपने कदम रखे थे, लेकिन उनकी जो पहली मूवी हिट हुई थी वो 2002 में हुई थी और उस मूवी का नाम था मैजेस्टिक। दर्शन के फादर भी एक एक्टर थे तो उनका पूरा बैकग्राउंड ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। हाल ही में दर्शन की लास्ट मूवी जो आई थी वो थी कातेरा और ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी एंड ये इनकी सुपर डुपर हिट मूवी थी। दर्शन ने और भी काफी मूवीज में काम किया है जिसकी वजह से इनका एक अच्छा खासा फैन बेस भी था। साल 2000 में दर्शन की विजय लक्ष्मी नाम की एक लेडी से शादी हुई और उनसे एक लड़का भी हुआ। लेकिन 2021 में इनके रिश्ते इनकी वाइफ से खराब होने लगे। एक बार दर्शन ने अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी किया था, जिसकी वजह से उन्होंने दर्शन के खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी करवाई थी। लेकिन फिर दोनों में समझौता हो गया और विजय लक्ष्मी ने केस को वापस ले लिया। इस लड़ाई का रीजन थी एक लड़की जो दर्शन की जिंदगी में आई थी और इस लड़की का नाम था पवित्रा गौड़ा।
पवित्रा गौड़ा एक एक्ट्रेस और डिजाइनर हैं। 2023 में पवित्रा गौड़ा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दर्शन की एक पोस्ट डालती हैं जिसके नीचे कैप्शन लिखती हैं, हमारे रिश्ते के 10 साल। पवित्रा गौड़ा की शादी हो चुकी थी और उनकी एक लड़की भी है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उनका उनके पति के साथ तलाक हो गया और तलाक होने के बाद ये दर्शन की लाइफ में एंटर हो जाती हैं। तो इस पोस्ट को डालने के बाद दर्शन के फैन पवित्रा को कमेंट सेक्शन पे ट्रोल करने लगे, उसको बुरा भला कहने लगे कि तुम कैसी औरत हो, तुम एक शादीशुदा आदमी और उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। और इन सब फैंस में रेणुका स्वामी भी एक था, जिसको लगता था कि नहीं, उसका फेवरेट हीरो ऐसा नहीं कर सकता, उसको अपनी फैमिली के साथ लॉयल रहना चाहिए। तो जून के स्टार्टिंग में रेणुका पवित्रा के पोस्ट के नीचे एक कमेंट करता है जिसमें उसने उसको बुरा भला कहा। ये कमेंट पढ़ते ही रेणुका गौड़ा का गुस्सा मानो सातवां आसमान छू गया। वो दर्शन के पास जाकर उसको वो कमेंट दिखाती है और कहती है कि देखो, ये तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में क्या क्या बोल रहा है, अब तुम्हें इसे सबक सिखाना ही होगा। और दर्शन भी उसकी बातों में आ जाता है। इसके बाद दर्शन अपने एक आदमी राजेंद्र को कहता है कि पता करो ये शख्स कौन है, और वो पता करके दर्शन को कहता है कि पता चल गया है, अब बताओ क्या करना है। तो दर्शन कहता है कि खत्म कर दो उसे। मतलब आप खुद सोच कर देखो कि एक इतना बड़ा स्टार किसी छोटे से आदमी के कमेंट से इतना गुस्सा हो गया कि वो उसे मारने के लिए कह रहा है। खैर, इसके बाद दर्शन के आदमी रेणुका की पूरी रैखी करते हैं कि कब वो घर से निकलता है, कब क्या करता है, सब कुछ। और 8 जून को राजेंद्र रेणुका स्वामी के पास पहुंचकर उससे बातों बातों में कहता है कि मेरा एक फैन क्लब है और आज हमारे फैन क्लब में दर्शन आने वाला है। अब रेणुका दर्शन का फैन, तो वो उससे कहता है कि यार प्लीज मुझे भी दर्शन से मिला दो। तो राजेंद्र दर्शन से कहता है कि ठीक है, चलो मिला देता हूँ दर्शन से, और रेणुका को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। आप एक बार मुकद्दर का खेल देखो कि जिस इंसान से रेणुका मिलने के लिए मरा जा रहा है, वही इंसान रेणुका को मारना चाहता है। इसके बाद राजेंद्र और उसके दोस्त रेणुका को एक गोदान में ले जाते हैं और वहां लेकर उसको बहुत बुरी तरह से पीटने लगते हैं। रेणुका कुछ समझ नहीं पाता और उनसे बार बार पूछता है कि आप मुझे क्यों मार रहे हो, पर थोड़ी ही देर बाद रेणुका सब समझ जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके सामने उसका फेवरेट हीरो दर्शन और पवित्रा गौड़ा खड़े थे। फिर दर्शन भी उसको बाकी लोगों की तरह मारने लगता है और तब तक मारता है जब तक वो थक नहीं जाता। और उसके बाद वो राजेंद्र को वहां से ये कहकर चला जाता है कि इसको जान से मार दो। और इसके बाद वो रेणुका को इतना ज्यादा पीटते हैं कि वो दम तोड़ देता है और उसकी लाश को एक नाले में ले जाकर फेंक देते हैं ताकि पानी से उसकी लाश बह जाए। लेकिन उससे पहले कि वो लाश बहती, एक डिलीवरी बॉय ने उसको देख लिया और ये पूरी बात पुलिस तक पहुंच गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 3 लोग पुलिस स्टेशन क्यों पहुंचे। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है साजिशों का जाल। इनको लग रहा था कि रेणुका की लाश इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली, तो बाद में आराम से प्लान कर लेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन कुछ ही घंटों में लाश पुलिस के पास पहुंच गई। इस बीच दर्शन मैसूर में अपनी एक मूवी डेविल द हीरो की शूटिंग कर रहा था। तो जैसे ही उस तक ये बात पहुंची कि लाश मिल गई है, वो डर गया कि कहीं पुलिस जांच करते करते उस तक ना पहुंच जाए। इसलिए वो 3 लोगों को तैयार करता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दूंगा, तुम पुलिस स्टेशन में जाकर ये कबूल करो कि ये खून हमने किया है। लेकिन एसीपी को उन पर शक हुआ और ये पूरा सच सामने आ गया। अब दर्शन भी कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं था, इसलिए सारे पॉलिटिशियंस तक उसको बचाने में लग गए। लेकिन उनको भी ये अंदाजा नहीं था कि पुलिस अपना काम इतनी तेजी से कर जाएगी। कर्नाटका के मीडिया तक में भी ये बात पहुंच गई और ऐसे में दर्शन को बचाना ना के बराबर हो गया। इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एसीपी चंदन, जो कि बहुत ही सख्त और ईमानदार ऑफिसर हैं। और इसके बाद एसीपी अपनी टीम के साथ मैसूर पहुंचकर दर्शन को अरेस्ट कर लेते हैं। अब पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो कुल 17 लोगों का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस उन 17 लोगों के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार करती है, जिस रिपोर्ट में दर्शन को एक्यूज नंबर 2 पर रखा गया है और एक्यूज नंबर 1 है रेणुका गौड़ा, क्योंकि जो मर्डर करने का मोटिव पैदा हुआ था वो रेणुका गौड़ा की वजह से आया था। बस 1 साल पहले रेणुका स्वामी की शादी हुई थी और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। रेणुका जस्ट फादर बनने वाला था। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या रेणुका की फैमिली को इंसाफ मिलेगा या हर बार की तरह अमीर बचकर निकल जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बता दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।